आपको बता दें MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका ने अलकायदा और ISIS के बड़े आतंकियों को खात्मे करने के लिए इस्तेमाल कर चुका था। साल 2020 में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए भी इसी रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तब अमेरिका को लगता था कि इस तकनीक का तोड़ किसी के पास नहीं है, लेकिन वक्त बदला तो तकनीक भी बदली और हालात भी बदले और ईरान ने अमेरिका की इस MQ-9 रीपर ड्रोन की कमजोरी पकड़ ली, जिसके बाद इस ड्रोन को दबोच लिया। तो MQ-9 रीपर ड्रोन की क्या कमियां रही हैं जो इसे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में एक लूपहोल बनाते हैं? MQ-9 रीपर ड्रोन की रफ्तार बहुत धीमी है। यह मैक्सिमम 482 किलोमीटर प्रति घंटा ही फ्लाई कर सकता है। फाइटर जेट्स या मिसाइलों के सामने रफ्तार बहुत कम है, इसलिए ये डिफेंस मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल से नहीं बच पाता। रडार से बचने की स्टेल्थ ताकत नहीं है। दुश्मन के रडार आसानी से इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कमजोर है। MQ-9 रीपर सैटेलाइट रिमोट कंट्रोल लिंक पर निर्भर करता है। सिग्नल जैमिंग का काफी खतरा भी रहता है। ईरान ने सीधे तौर पर और अपने प्रॉक्सी जैसे कि यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिकी ड्रोन्स की कब्रगाह तैयार कर दी। सिर्फ पिछले कुछ महीनों के भीतर हूती विद्रोहियों ने एक के बाद एक कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया। अरबों रुपयों की तकनीक को ईरान के सस्ते वफा 13 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने पल भर में कबाड़ बना दिया। पेंटागन के लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, यह पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी सेना की तकनीकी श्रेष्ठता की बेइज्जती थी। जब यह खबर वॉशिंगटन पहुंची और ट्रंप तक पहुंची, फिर जब यह खबर पेंटागन तक पहुंची तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। अमेरिकी जनरल यह मानने को मजबूर हो गए कि अब मिडिल ईस्ट की जंग पुरानी रणनीति से नहीं जीती जा सकती। हमें भी वही करना होगा जो यूक्रेन कर रहा है, यानी लड़ाई न सैनिक लड़ेंगे, न फाइटर जेट्स लड़ेंगे, न मिसाइल्स लड़ेंगे। लड़ाई अब ड्रोन्स के बीच में होगी। यानी ईरान और अमेरिका के बीच अब ड्रोन डोमिनेंस की लड़ाई शुरू होने वाली है। ड्रोन के वर्चस्व की लड़ाई शुरू होने वाली है। मिडिल ईस्ट में ड्रोन का बादशाह कौन है? अमेरिका को इस इलाके में अगर बने रहना है तो उसे अपनी पूरी वॉर स्ट्रेटजी बदलनी होगी और इसी मजबूरी से जन्म हुआ अमेरिकी सेना के नए सीक्रेट प्रोजेक्ट का। इस नए वाइल्ड फायर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी रफ्तार और उसके डिजाइन। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए तस्वीर, जिसमें अमेरिका के इस ड्रोन के बारे में आप और ज्यादा जान पाएंगे। ये वही ड्रोन है जिसकी चर्चा अभी चल रही है, जिसे वाइल्ड फायर ड्रोन कहते हैं। इस नए वाइल्ड फायर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी रफ्तार, इसका डिजाइन। ये रीपर की तरह आसमान में रेंगता नहीं, बल्कि फाइटर जेट की तरह तेज रफ्तार से उड़ता है। मजेदार बात यह है कि पेंटागन इसे रीपर के मुकाबले काफी कम लागत में बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर जंग में एक दो ड्रोन गिर भी जाएं, 8, 10, 15, 20 खर्च भी हो जाएं, तो अमेरिका के खजाने को झटका न लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से डॉलरों की बर्बादी के खिलाफ है। उनका मानना है कि पुराने और महंगे ड्रोन को खोना अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे को पानी में बहाना है। वैसे उनका मानना यह भी होना चाहिए था कि ईरान से जंग लड़ना भी अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पानी को पैसे में बहाने की ही तरह है। खैर, ट्रंप की नई रणनीति से साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को सुरक्षित तो रखना चाहता है, लेकिन अब पैसे खर्च नहीं करना चाहता। आसमान पर ईरान का कब्जा है, लेकिन वाइल्ड फायर ड्रोन इस गेम को पलट सकता है। अमेरिका अब सीधे टकराव के बजाय लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट तकनीक से ईरान को घेरना चाहता है। तो ईरान से जंग में अमेरिका हार के करीब है।
और इस वजह से ये बदलाव किए जा रहे हैं क्या? यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी हो रही है, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती हो चुकी है, MQ-9 रीपर ड्रोन को हटाया जा रहा है, उसकी जगह पर वाइल्ड फायर ड्रोन लाया जा रहा है और इसके अलावा सटीक मिसाइल प्रणाली पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या ईरान इस नए ड्रोन के आगे घुटने टेक देगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने पिछले 2 दशकों में अपनी पूरी सैन्य शक्ति को असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि छापेमार युद्ध और एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगाया है। अगर अमेरिका वाइल्ड फायर ला रहा है तो ईरान भी चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। वो अपने रेडार्स को अपग्रेड कर रहा है और रूस QJ चीन की मदद से नई एंटी स्टेल्थ तकनीक विकसित कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर रेस बन चुकी है। सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में अब लड़ाई शुरू हो रही है ड्रोन्स के बीच में। जिसके ड्रोन्स में ज्यादा ताकत होगी वही मिडिल ईस्ट पर राज करेगा। अमेरिकी इकोनॉमी चरमरा रही है, डॉलर की घंटी बज रही है, दुनिया एक और करेंसी की तरफ देख रही है। तो क्या दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स ऐसी भुगतान व्यवस्था तैयार कर रहा है जो आगे चलकर स्विफ्ट बैंकिंग पर दुनिया की निर्भरता को कम कर सकती है? भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स 2026 में यह सवाल खास महत्व रखता है। लेकिन यहां एक बात शुरुआती में साफ कर देना बहुत जरूरी है कि अभी ऐसा कोई पुख्ता ऐलान नहीं हुआ है कि ब्रिक्स 2026 में स्विफ्ट का तैयार और पूरी तरह समानांतर विकल्प लॉन्च करने की तैयारी है। क्या है ये पूरी खबर, पहले इसको विस्तार से जानते हैं। ब्रिक्स डॉलर के अलावा अन्य भुगतान व्यवस्था पर जोर दे रहा है, एक समानांतर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। नई व्यवस्था से आगे चलकर डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी और ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत व्यापार और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर विश्वास रखता है और इसमें ब्रिक्स 2026 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अलग अलग देशों के मौजूदा भुगतान सिस्टम को आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, खास करके जो ब्रिक्स देश हैं उनके बीच में, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राजील भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्थानीय मुद्राओं में भुगतान बढ़ाने और CBDC के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नई व्यवस्था में कामयाब होने पर भविष्य में डॉलर से होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। स्विफ्ट नेटवर्क अमेरिकी वित्तीय शक्ति से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि दुनिया भर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए एक प्रमुख सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है। स्विफ्ट खुद पैसा ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि बैंकों के बीच भुगतान संबंधी निर्देश भेजता है। बड़ी मात्रा में वैश्विक लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते हैं, जिससे अमेरिकी वित्तीय संस्थान इस नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की प्रमुख भूमिका है। स्विफ्ट के जरिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर की हिस्सेदारी करीब आधे के आसपास रही है। इसके कारण अमेरिकी बैंक और वित्तीय संस्थान वैश्विक भुगतान श्रृंखला में महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। तो ब्रिक्स इसमें क्या करना चाहता है? ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार भुगतान को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। रूस पर पश्चिमी सैंक्शन के बाद इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि अमेरिका अपने हिसाब से किसी भी देश पर सैंक्शन लगाता है और उसे स्विफ्ट से बाहर करने की ताकत भी रखता है। इसलिए ब्रिक्स ये कोशिश कर रहा है कि किसी एक देश या एक नेटवर्क पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता कम की जाए, जैसे जोखिम भी कम होगा। भारत की तरफ से लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 11 अगस्त 2026 को जो गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, उन्होंने जानकारी दी ब्रिक्स देशों का भुगतान के लिए फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने का प्लान चल रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के बीच संकल्प और संपर्क बनाने जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। यानी फिलहाल जो फोकस है वो ये नहीं है कि एक दिन अचानक नया स्विफ्ट सामने आ जाएगा या नया कोई बैंकिंग सिस्टम सामने आ जाएगी। कोशिश यह है कि अलग अलग देशों में मौजूद डिजिटल भुगतान क्षमताओं को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को ज्यादा आसान बनाया जाए और अमेरिका के टैरिफ वाले हथियार को, डॉलर वाले हथियार को कुंद किया जाए और इनकी मोनोपोली से पूरी दुनिया को आजाद किया जाए। अब डॉलर और ऑयल का कनेक्शन भी है जो डॉलर को मजबूत करता है। वो कनेक्शन ये है कि दुनिया भर में तेल का कारोबार डॉलर में ही होता है ज्यादातर, जिसे पूरी दुनिया में डॉलर की सैंक्टिटी बनी रहती है। तेल की कीमत गिरने से डॉलर मजबूत होता है, डॉलर कमजोर होने पर तेल महंगा हो जाता है। डॉलर के गिरने पर तेल
और सोने में निवेश बढ़ता है। डॉलर की कीमत गिरने पर बढ़ जाती है ऑयल की डिमांड। यानी डॉलर और तेल के कारोबार का जो रिश्ता है वो भी अटूट है। इसके लिए उन देशों को भी इससे जोड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम से जोड़ना जरूरी है जो अमेरिकी डॉलर को बैक करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को फायदा और नुकसान क्या हो सकता है, और आखिर यह व्यवस्था बनी क्यों है, आखिर कैसे अमेरिका ने दुनिया भर के तेल कारोबार पर अपने डॉलर का किला तैयार किया, यह भी जान लीजिए। इसके लिए पेट्रो डॉलर सिस्टम को समझना होगा। तेल का कारोबार डॉलर में ही होना है। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस लेकर आया। यूएस सऊदी के बीच समझौता हुआ, रणनीतिक समझौता था। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा का वायदा किया, बदले में सऊदी ने तेल का कारोबार डॉलर में करना स्वीकार किया। 1974 में अमेरिका और सऊदी के बीच औपचारिक समझौता हुआ और ओपेक का सबसे प्रभावशाली सदस्य था उस समय सऊदी अरब। ओपेक देश तेल का कारोबार डॉलर में करने पर सहमत हो गए। लगभग सभी देशों के पास केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता है। डॉलर के भंडार से आसान होता है तेल का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार। कई देश डॉलर के बजाय अपनी करेंसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में करना ही डी डॉलराइजेशन है, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप रहे। भारत ने कई बार रूस को रुपए में भुगतान किया है, कई बार ईरान को रुपए में भुगतान किया, और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को भी भारत रुपए में भुगतान कर चुका है। लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ रहता है। बता दें, पेट्रो डॉलर का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि दुनिया के आर्थिक बदलावों से होगा। लेकिन क्या आने वाले समय में डॉलर अपनी बादशाहत खो सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ब्रिक्स करेंसी का उदय होता है या ब्रिक्स देश किसी पैरेलल पेमेंट सिस्टम पर अग्री हो जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा, और शायद अमेरिका ऐसा ना होने दे। इसके लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेगा। इसलिए इंडिया में होने वाली ब्रिक्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।